हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप यूँ बोल सकते हो कि इनका बेसिक जो स्टार्टिंग का जो बेसिक पॉइंट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड होता क्या है और इनके जितने भी प्रकार हैं उन सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड, तो पहले चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में सॉलिड होता क्या है। सॉलिड क्या है? आप लोग जानते हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा कि द्रव और गैस के बारे में आप लोग जानते हो कि यदि हम इसको किसी कंटेनर में रखें तो उसी के आकार का हो जाता है। जैसे आप गिलास में रखो तो गिलास के शेप जैसा हो जाता है, उसके किसी बड़े बर्तन में रखोगे तो उसके आकार का हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो द्रव और जो गैस है उसका आकार व आयतन ये दोनों चीज निश्चित नहीं रहते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। यदि आप किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखोगे तो वो उसके आकार का हो जाएगा, तो आकार चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है आयतन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आकार और आयतन चेंज होने का रीजन क्या है कि इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल वीक है, कमजोर है, इसीलिए तो उसका आकार चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसका आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर है। अरे मार्कर को मैं अभी पकड़ा हूं, यदि मैं रख दूंगा तो इसका आकार वैसे ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। इसका आयतन भी वैसे ही रहेगा जैसे मैं पकड़ा हूं। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। उनकी तुलना में, किनकी तुलना में? जो द्रव और गैस हैं उनकी तुलना में इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल को, अणु को बांध के रखा हुआ है, इसलिए तो इसका आकार और आयतन निश्चित है। कहने का मतलब यदि हमको ठोस को परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे? ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं। ठोस क्या है? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। समझ में आ गया? ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार। तो चलिए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं कि जो ठोस है वो दो प्रकार का होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक दूसरा होता है एमरफॉस सॉलिड। तो एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको थोड़ा सा एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्रिस्टलीय ठोस है क्या। प्रॉपर अरेंजमेंट, मतलब इनके जो कण होते हैं ये प्रॉपर अरेंज रहते हैं क्रिस्टलीय ठोस में ना, और क्रिस्टलीय ठोस में प्रॉपर अरेंज नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक केवल समझने के लिए है ना, एग्जांपल एक केवल समझने के लिए है कि एक्चुअल में अरेंज कैसे होता है, इसको समझना है, ठीक है। जैसे दीवार है, दीवार बनाना है हमको, तो क्या हम ईंटों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि कहीं भी रख देते हैं? प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हैं। तो इसमें ईंटों का जो अरेंजमेंट होता है प्रॉपर तरीके से होता है, एक क्रम में होता है। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस में भी होता है, अणुओं के बीच का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होता है, एक क्रम में होता है। आज जैसे बूंदी का आपको लड्डू बनाना है, तो क्या आप एक एक बूंदी लेते हो और उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हो? नहीं। क्या करते हो? आप बूंदी लेते हो बहुत सारा, उसको आप ऐसे करके प्रेस करते हो, लो बन गया इसका एक लड्डू। मतलब इसमें अणुओं के बीच में जो अरेंजमेंट है प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर क्रम में हम उसको अरेंज नहीं किए हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनके जो अवयवी कण है, अवयवी कण मतलब ये जिनसे बना है, और इस बात को ध्यान देना कि इनके जो अवयवी कण है ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। इनका हम अलग अलग एग्जांपल इनके प्रकार में डिस्कस करेंगे। तो अवयवी कण यदि बोल दिया तो हो सकता है वो परमाणु हो, या हो सकता है अणु हो, या हो सकता है आयन हो। तीनों में से कोई भी चीज हो सकता है।
तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है? यदि हम इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात जिनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। अब भाई अणुओं के बीच में अरेंजमेंट एक निश्चित क्रम में होगा तो उनका जो ज्यामिति बनेगा, जो आकृति बनेगा, वो भी निश्चित होगा। जाहिर सी बात है। अब आ गया ना समझ में? अब अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, बंधे हुए हैं एक निश्चित क्रम में, तो इसलिए इसकी ज्यामिति भी क्या है? निश्चित है। ये बात तो आ गया समझ में। अब अणु जो एक निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं, मतलब इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो उसको एक निश्चित क्रम में बांध के रखा हुआ है ना। यदि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कमजोर रहता तो उसको बांध के नहीं रखता, लेकिन अणुओं के बीच में जो आकर्षण है उसको क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है, जिनकी वजह से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए हैं। मतलब सिंपल तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है ये प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आ गए समझ में? तो देखिए इसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, तथा इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आयनिक कंपाउंड ले लो, अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे इनके प्रकार में। अभी फिलहाल आप आयनिक कंपाउंड ले लो, NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की यदि हम बात करें तो उसमें अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, उसमें अणु कहीं भी इधर उधर कहीं भी रहते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जो आकर्षण बल रहता है, वो कमजोर रहता है, वीक रहता है, जिसको हम बोलते हैं दुर्बल वांडर वाल्स बल। क्या बोलते हैं? दुर्बल वांडर वाल्स बल। ये कमजोर होता है, ये वीक होता है। तो वीक होता है इसीलिए तो अणुओं के बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? यदि हमको अक्रिस्टलीय को हमको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, तो हम कैसे करेंगे? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अर्थात जिनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, तथा इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को हम अक्रिस्टलीय पदार्थ बोलते हैं या अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? एमरफॉस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अब आ गया समझ में दोनों। अब इसको याद कैसे रखोगे? क्रिस्टलीय मतलब अब याद रखना अणुओं के बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहता है वो वीक रहता है, कमजोर रहता है, जिसको हम दुर्बल वांडर वाल्स बल बोलते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया। अब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इसलिए जो ज्यामिति बनता है क्या होता है? एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट न होने के कारण और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर होने के कारण इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इतना आ गया ना समझ में? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस मैंने परिभाषा भी बोला। आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे कॉपी में, ठीक है। अब उसके बाद में हमको एमरफॉस सॉलिड को रखना है साइड में, क्योंकि हमको अक्रिस्टलीय के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमको स्टडी करना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अब इनके 4 प्रकार के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है बच्चों? 4 प्रकार का होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकारों को हम लोग तुलना करते हुए स्टडी करेंगे एक साथ, ठीक है ना। मैं चारों प्रकार को लिख दे रहा हूं। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड हो गया। अब उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिर आयनिक सॉलिड। आप क्रिस्टल भी लिख सकते हो ना, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, ठीक है ना।
ओके। अब तीसरा जो प्रकार है हम उसको पढ़ेंगे मेटेलिक। चलो क्रिस्टल ही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब जो लास्ट है ये है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये हो गया, ठीक है ना। सहसंयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, ये 4 प्रकार के सॉलिड हो गए। अब चारों प्रकार के सॉलिड को चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम डिस्कस करते हैं सहसंयोजक या सहसंयोजी क्रिस्टल ये होता क्या है। तो अब हम इसमें इसके हर प्रकार के गुण के बारे में देखेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जो सहसंयोजक जो क्रिस्टल होता है, जो सहसंयोजक ठोस होता है, इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। इनके अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? परमाणु। कहने का मतलब आपने सुना होगा कि जो सहसंयोजी जो क्रिस्टल है, जो सहसंयोजक बंध बनता है वो परमाणुओं के बीच में बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। तो इनके अवयवी कण क्या हो गए? परमाणु हो गए, ठीक है। इनके अवयवी कण परमाणु हो गए और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के शेयर से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बनता है। अब इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बनता है, सभी अष्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध बनता है, ये जो सहसंयोजक बंध होता है बच्चों, ये सहसंयोजक बंध कैसे रहता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं ना, कुछ चीज को शेयर कर रहे हैं। तो जो परमाणु जुड़ते हैं ये मजबूती से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी ज्यादा होगा, क्योंकि ठोस है ना। ठोस है तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो कैसे होगा? उच्च होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बात को? क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण है। अब इसमें अवयवी कण परमाणु है ना, इसको ध्यान देना। जो परमाणुओं के बीच में आकर्षण है वो ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब क्या होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? उच्च होता है। इसका समथिंग होता है 4000 केल्विन के आसपास और इसका होता है 5000 केल्विन के आसपास, जो कि क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। इतना आप ताप दोगे तब जाके वो मेल्ट होगा या फिर बॉइल होगा। आ गए ना समझ में? तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब देखते हैं कंडक्टर, चालकता। क्या इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? जो सहसंयोजी जो होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, क्या इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको थोड़ा सा ध्यान दो। करंट आना मतलब फ्री आयंस का होना, मतलब वहां फ्री आयंस होने चाहिए। तो इसमें तो आयंस नहीं बनते हैं। जितने भी जो सहसंयोजी यौगिक हैं, अभी एग्जांपल्स देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, इसमें आयंस नहीं बनते हैं, न ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसलिए क्या होता है? एक कंडक्टर नहीं होता है, एक क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर होता है मतलब एक कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। मतलब इसमें करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सॉलिड में है, हम उन एग्जांपल्स को लिख रहे हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है, तो कार्बन के जो अपर रूप है, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं सहसंयोजी क्रिस्टल के, वो है डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट। एक ग्रेफाइट अपवाद है ना, इसमें करंट आता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब इनके एग्जांपल्स हैं।
आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वो सभी इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ना। हमने केवल उन एग्जाम्पल्स को लिखा है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्योंकि हम सॉलिड के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, ठोस के प्रॉपर्टी को, इसलिए हमने सॉलिड वाला को लिखा है। बाकी आप कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आ रहा है ना समझ में? तो डायमंड इसके बेस्ट एग्जांपल है। ग्रेफाइट तो एक एक्सेप्शन है, अभी मैंने बताया अपवाद है, उसमें करंट आता है, वो सुचालक है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सभी में नहीं आता है। और हीरा तो सबसे ठोस है, आप लोग जान रहे हो, दुनिया का सबसे एक ठोस पदार्थ आप बोल सकते हो, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है जो लोहा को भी काट देता है। आ गए ना समझ में? ओके, तो अब इनके जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ये क्या होते हैं? ये सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं यहां आप लोगों को, मैं एग्जांपल को यहां लिख के समझा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इसमें एक कार्बन क्या होता है, अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किसमें? डायमंड में। और बाकी जितने भी जो कार्बन रहते हैं ये भी अन्य अपने 4 कार्बन से जुड़ते हैं, ये भी सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। जैसे इस कार्बन को ले लें तो एक कार्बन तो पहले से है ही, अब इसमें और ये 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं। आप कहीं का भी कार्बन ले लो, जैसे अब यहां ले लो, ये भी 3 कार्बन से जुड़े हैं, एक कार्बन तो पहले से है। मतलब जितने भी इसमें कार्बन परमाणु हैं सब एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं भी फ्री आयंस नहीं है, न ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट को छोड़ के। आ गए ना समझ में? तो इस प्रकार से होता है इनका प्रॉपर्टी। अब इसी से हम कंपेयर करते हुए हम आगे सभी ठोस का हम स्टडी करेंगे। अभी आ गए ना समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। अब उसके बाद में आयनिक कंपाउंड को देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। जाहिर सी बात है भाई, ये आयन से मिलकर बना होगा, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होगा, जैसे NaCl। आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। आ गए ना समझ में? अब बताइए इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? वो तो होगा आयनिक बंध। भाई आयनों के बीच में है तो आयनिक बंध बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। नाम को अच्छे से याद रखना क्योंकि हर जगह यूज होते रहता है, विद्युत संयोजी बंध। और इसी को एक बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये आ गया समझ में? ओके, तो देखो इनके अवयवी कण आयन है और आयन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इतना आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। अब उसके बीच में जो आयनों के बीच में आकर्षण होता है, जैसे आप जान रहे हो कि जो अलग अलग चार्ज है, अलग अलग आयन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इनके बीच में आकर्षण होता है। तो डेफिनेटली वो आकर्षण बल कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ही तो होगा ना। विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण, और सेम आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो ये तो आवेश है, तो डेफिनेटली क्या होगा? क्या होगा? जो बॉन्डिंग होगा वो कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और ये बनता कैसे है? ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से बनता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, तो दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये बॉन्डिंग कैसा होगा? ये रिलेशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग ही तो होगा ना, क्योंकि अलग अलग चार्ज बन गए इलेक्ट्रॉन देने से। अब दोनों का काम हो गया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। अभी एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग हो गया कहने का मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये भी कैसा होगा बच्चों? ये भी होगा स्ट्रॉन्ग। इसका होता है समथिंग 1000 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट समथिंग 2000 केल्विन होता है, जो उच्च माना जा सकता है, हाई। भले इनसे कम है लेकिन हम इसको भी उच्च की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब आ गए ना समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। क्या ये कंडक्टर होंगे? क्या ये सुचालक होगा या कुचालक होगा? आयनिक होगी। सोच के देखो जरा। अब इसमें आयन है, यदि ये सॉलिड स्टेट में है तो आयन बंधे हुए हैं, मतलब फ्री नहीं है, तो इसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको गला दोगे या फिर इसका विलयन बना दोगे पानी मिला के, गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन,
तो ये दोनों कंडीशन में आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं, और इधर उधर मूव करेंगे मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो ये कंडक्टर हम इसको बोल सकते हैं, कंडक्टर, सुचालक बोल सकते हैं, सुचालक बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन में ना, कौन से कंडीशन में, या तो जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन में, या फिर गलित अवस्था में, जलीय विलयन में या फिर गलित अवस्था में। कहने का मतलब एक्वस स्टेट में, मतलब जलीय विलयन में, या फिर मोल्टन स्टेट में। उसको आप गला दोगे तो आयन फ्री हो जाएंगे, तो करंट आ सकता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, जैसे जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो होता है हमारा NaCl। बाकी आप जितने आयनिक कंपाउंड लिख सकते हो, NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा, और बाकी जितने भी आयनिक कंपाउंड है आप इसको लिख सकते हो आयनिक क्रिस्टल के अंतर्गत। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रकार, जो है मेटालिक क्रिस्टल। तो इसमें पहले हमको ये जानना रहता है कि इसके अवयवी कण है क्या। जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं सब धात्विक क्रिस्टल ही है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे धातु हैं, अब इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो धातु की प्रवृत्ति क्या होती है आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो ए इलेक्ट्रॉन त्यागा, 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 सभी इलेक्ट्रॉन त्यागा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ आयरन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, Fe2+ में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में धातु आयन बना। धातु क्या बना, आयन बना, धातु आयन। कैसा आयन बना, प्लस आयन। इसी को आप कर्नल बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो, कर्नल बोल सकते हो। तो अब देखिए, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जितने भी धातु आयन हैं, अब भाई इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं, बट जितने भी धातु आयन हैं इलेक्ट्रॉनों सभी से क्या है, अट्रैक्टेड है। वैसे ही हर जगह होगा, हर जगह का इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही धातु आयन से अट्रैक्टेड नहीं है, इस बात को ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे धातु आयन से अट्रैक्टेड है, उसी प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारे धातु आयन से अट्रैक्टेड हैं। तो जो आकर्षण बल जो बन रहा है किनके बीच में, धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज धात्विक बंध। हम उसी को क्या बोलते हैं, धात्विक बंध बोलते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और धातु आयन चिपके हुए नहीं है, इस बात को ध्यान देना ना, चिपके हुए नहीं है। उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोगों के बीच में, जैसे धरती और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग कार्य कर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन हम धरती से चिपके हुए नहीं हैं। हम क्या हैं, हम फ्री हैं। तो फ्री है तो क्या हमें बोल दें कि धरती और हमारे बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, नहीं, बॉन्डिंग है, दैट इज गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन हम क्या है, फ्री हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में आकर्षण बल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिनके वजह से उसमें करंट आता है। बात आ गया समझ में, ओके। अब उसके बाद में क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि इसके अवयवी कण क्या है बच्चों, अवयवी कण है इलेक्ट्रॉन। मैं फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं ना, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्या है, धातु आयन है। धातु आयन मतलब प्लस आयन, दैट इज कर्नल। मतलब इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में आकर्षण बल बनता है, तो इसके अवयवी कण ये हैं। अब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनता है वो कौन सा बॉन्डिंग है बच्चों, धात्विक बंध है। कौन सा बंध है, धात्विक बंध है। क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, यस, हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के बीच में जो बॉन्डिंग है हम उसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री है, इतना ध्यान देना भाई। हमारे और धरती के बीच में बॉन्डिंग तो है, तभी तो ये हमको बांध के रखा हुआ है ना यहाँ धरती में, नहीं तो उड़ नहीं जाते। सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धातु आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, प्रबल धात्विक बंध। अब स्ट्रॉन्ग है कहने का मतलब क्या है, नेचर में हार्ड हो सकते हैं, यस, हार्ड हो सकते हैं। सॉलिड होते हैं, हार्ड हैं, जितने भी धातु हैं वो सब क्या है, हार्ड है कि नहीं है। बट इनके अब दो गुण हैं, हार्ड तो है, एक क्या है, अघातवर्धनीय भी है और तन्य भी है, तन्यता का गुण भी है। अब अघातवर्धनीय क्या है, आप इसको जब पीटोगे तो ये टूटेगा नहीं,
भले चपट जाएगा, आप इसको पीट पीट के चपटा कर सकते हो, दैट इज अघातवर्धनीय। ये टूटेगा नहीं, भले चपटा हो जाएगा, आप इसको पीट के चपटा कर सकते हो। तन्यता क्या है, आप इसको खींच के लंबा कर सकते हो, जैसे जो कॉपर का वायर रहता है, जो सिल्वर का वायर रहता है, आप इसको खींच के लंबा कर सकते हो, मतलब इसमें तन्यता का भी गुण है। तो वही गुण होता है धातु में। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? अब उसके बाद में अब ये हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? उच्च होगा। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 से 1000 केल्विन के बीच होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 1500 से 2000 केल्विन के बीच होता है। मतलब ये भी उच्च है, भले ही जो सहसंयोजी क्रिस्टल है और जो आयनिक क्रिस्टल है उनसे कम है, लेकिन हम इसको भी उच्च की श्रेणी में रख सकते हैं, साधारण उच्च, हम इसको भी उच्च बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कम नहीं है। 800 से 1000 केल्विन के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 1500 से 2000 के बीच में होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब उसके बाद अब मेरे को आप बताइए, क्या एक कंडक्टर है? यस, एक कंडक्टर है, बस का कंडक्टर नहीं है, एक कंडक्टर है, मतलब ये सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी हमने देखा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं, जो मूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके। तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या आते हैं? करंट आते हैं। इसके एग्जांपल बताइए, जितना धातु है आप लिख दो, लोहा, निकेल, जिंक, कॉपर, ये सब जितने भी धातु हैं आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल एकदम आ गया समझ में। इसके अवयवी कण फ्री इलेक्ट्रॉन और धातु आयन, दैट मीन्स पॉजिटिव। इसमें जो बॉन्ड है धात्विक बॉन्ड है, जिसको हम प्रबल धात्विक बंध बोल सकते हैं। ये नेचर में हार्ड होते हैं, इसमें अघातवर्धनीय और तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, जिसको हम उच्च बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? उच्च बोल सकते हैं। अब एक कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये है इसका एग्जांपल्स। तो ये हो गया हमारा धात्विक बंध। इज दैट क्लियर? जो नेचर में वहां क्या होता था, जो सहसंयोजिक क्रिस्टल है ये भी दृढ़ होता था, ये भी हार्ड होता था। जो हीरा है वो हार्ड है कि नहीं है? ग्रेफाइट को छोड़ के ना, वो तो वैसे भी सुचालक है ग्रेफाइट, वो हार्ड नहीं रहता है, वो हार्ड नहीं रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। बाकी जितने जो धात्विक क्रिस्टल हो, सॉरी, जितने जो सहसंयोजी क्रिस्टल हो वो भी हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। और जो आयनिक यौगिक हैं ये भी हार्ड होते हैं, बट नेचर में ये ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर होते हैं। हार्ड तो होते हैं लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, इसको बोलते हैं भंगुर, वो आयनिक में होता है। पर धात्विक क्रिस्टल में हार्ड भी होते हैं, लेकिन इसमें अघातवर्धनीय और तन्यता का गुण होता है। इतना क्लियर है बच्चों? ओके। अब इतना क्लियर है तो चलिए अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के पास में, जो थोड़ा सा लंबा चल सकता है। इसके अंतर्गत में हम थोड़ा सा और कुछ डिटेल पढ़ेंगे, है ना। पहले ये समझते हैं कि अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल है, तो इसके अवयवी कण, जाहिर सी बात है, अणु ही होंगे। अब इन अणुओं के बीच में जो फोर्स काम करेगा, जो बल होगा, हम उसको क्या बोलेंगे? आणविक बंध बोल देंगे। आणविक बंध का एक और नाम है, आप लोगों ने सुना ही होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। अब ये जो बल है हम इसको भी दो प्रकार का पढ़ेंगे। जो अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं ये प्रायः दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, बाकी इन तीनों की तुलना में ना कमजोर होते हैं। फोर्स ये भी रहता है आकर्षण बल, लेकिन कमजोर होता है। अब इसमें हम दो प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय है, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है हम उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलते हैं इसको। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर, जो अध्रुवीय अणु है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है हम इसको बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स, वान डर वाल्स बल, या इसी को आप बोल सकते हो लंदन फोर्स। लंदन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको लंदन फोर्स बोल देते हैं।
तो जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है ये वैन डर वाल्स बल से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन रहता हम इसको कमजोर की श्रेणी में ही बोलेंगे। बाकी जो तीनों से यदि आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो ये वीक ही होता है। चलिए कुछ अब हम इसके बारे में और देख लेते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। अब भाई बॉन्डिंग वीक है, मतलब जाहिर सी बात है क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, नेचर में क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे, बर्फ को छोड़ के, बर्फ तो एक्सेप्शन है। ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होंगे मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है अब बहुत कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 600 केल्विन के बीच में होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 450 से 800 केल्विन के बीच में होता है। अब क्या अब एक कंडक्टर है? नहीं, ये नॉन कंडक्टर है। ये क्या है? नॉन कंडक्टर है, मतलब कुचालक है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स में, इसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब विद्युत का कुचालक। कैसे? अभी एग्जांपल में देखेंगे ना। पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, पोलर का कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे HCl है, SO2 है, NH3 है, H2O है। हम इसके अंतर्गत ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, इसके साथ में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को भी देखेंगे, ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमको देखना है। तो ये सब पोलर के एग्जांपल्स हैं। नॉन पोलर में आ जाएगा आपका Cl2, N2, H2, ये सब नॉन पोलर आ जाएगा। तो ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। जितने भी जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है, वो सब हमने अणु को लिख दिया यहाँ। पोलर का ये ऊपर वाला पोलर का एग्जाम्पल है और नीचे वाला नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। तो अब हम इसको डिटेल से देखें कुछ, चलिए देखते हैं। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा सा हम डिटेल से हम क्लियर करते हैं। पहला चीज हम पोलर के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में नॉन पोलर के बारे में देखेंगे, ठीक है? ओके। अब जैसे पोलर है, पोलर के अंतर्गत में हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl, ध्रुवीय मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl है, तो अब आप जानते हो बच्चों, HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी खींचेगा, तो यहां भी आंशिक माइनस और हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस आवेश आ जाएगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, हम इसी को बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध नहीं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब यहां देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड तो बना हुआ है पहले से, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस अणु और इस अणु के बीच में जो आकर्षण बल है, हम उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं, जो सहसंयोजक बंध से कमजोर होता है। इनके परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध है, लेकिन इस अणु और इस अणु के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है, जो अणु के बीच में बना है। जैसे हमने सहसंयोजक क्रिस्टल में देखा, तो उसमें सभी तरफ परमाणुओं के बीच में केवल सहसंयोजक बंध था, आणविक बंध नहीं था। ये बात को ध्यान देना, केवल ही केवल सहसंयोजक बॉन्ड था। हमने हीरा का एग्जांपल देखा था, डायमंड का, लेकिन इसमें सहसंयोजक बंध परमाणुओं के बीच में तो है, लेकिन अणुओं के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। जो बाकी जो तीनों बॉन्ड है, अभी जो हमने 3 प्रकार देखा, उससे कमजोर होता है, इसीलिए तो ये सॉफ्ट है ना। अब उसके बाद में इसी के साथ में एक हमने बॉन्ड डिस्कस करेंगे, बोला था हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे जल है, H2O है। भाई पोलर मतलब क्या? पोलर मतलब समझ में आ गया ना, चार्ज आ जाना, आंशिक धनावेश आ जाना, आंशिक ऋणावेश आ जाना, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय। मतलब अब उसमें चार्ज आ गया तो हम उसको ध्रुवीय यौगिक बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके। जैसे जल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आंशिक माइनस और इस पर आंशिक प्लस और इस पर आंशिक प्लस। तो बहुत सारे जल के अणु होंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस पर आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन उच्च ऋण विद्युतीय वाले यदि तत्व के साथ में जुड़ता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, हाइड्रोजन बॉन्ड।
इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार का जो बॉन्डिंग बनता है वो थोड़ा वीक रहता है, कमजोर होता है, तो हम इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, मतलब कहने का मतलब उच्च ऋण विद्युत्ति वाले यदि तत्व से जुड़ा हुआ है तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। बाकी है यही है, यही क्या है? हमारा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध ही है। बट यदि हाइड्रोजन के केस में स्पेशल यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा है तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। बाकी है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इतना क्लियर है? ओके, तो ये तो समझ में आ गया। नॉन पोलर का एग्जांपल देखें, चलिए देख लेते हैं नॉन पोलर का भी। नॉन पोलर कहने का मतलब है इसमें चार्जेस नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस नहीं होगा, इसीलिए तो इसको नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे क्लोरीन को ले लेते हैं, तो क्लोरीन क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरे साइड में मूव नहीं करेंगे तो चार्जेस कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से बहुत सारे क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा। जैसे अब यहां ले लेते हैं, तो अब इनके बीच में, इस अणु और इस अणु के बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स या लंडन फोर्स। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि वहां तो चार्ज है ही नहीं, वहां चार्ज कहां है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी कैसे बनेगा? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, और जाहिर सी बात है आना भी चाहिए, सही भी बात है। तो हमको लगता है कि यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ चार्ज डेवलप होता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव आता है, जिनके वजह से वहां आकर्षण बल कार्य करता है, जो कमजोर रहता है। कुछ समय के लिए आता है फिर मिट जाता है, कुछ समय के लिए आता है फिर मिट जाता है। तो एक घटना उस यौगिक में कंटिन्यू होते रहता है। तो पोलर समझ में आ गया, नॉन पोलर समझ में आ गया। ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग क्या होता है? कमजोर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होता है, जिसको हम निम्न बोल सकते हैं। अब बात आता है क्या है? कंडक्टर है? नहीं, ये नॉन कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस होते नहीं है।